हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि सोल्यूशन टॉपिक आपका कंटिन्यूअसली चल रहा होता है। उसी में आगे आपको हम एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, प्रीवियस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट आपको बताई थी। आशा है आपने उस लेक्चर को देखा होगा और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसी की आगे क्रम में हम चलते हैं और नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की ओर पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बात की जाएगी कि उसमें क्या होता है। तो जैसा कि वर्ड से आपको समझ में आता है कि अवनमन का मतलब ही क्या होता है। अवनमन का मतलब क्या होता है? तो अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी की बात करेगा। किसकी बात करेंगे हम? कमी की बात करेंगे। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी का मतलब होता है। अब जैसा कि हम अगर पढ़ना इसको शुरू करेंगे तो इसमें आपको बताएंगे सबसे पहले कि इसकी परिभाषा क्या निकलेगी। तो परिभाषा से पहले आपको तो यह समझना है कि हिमांक क्या होता है। तो हिमांक का मतलब ये हो जाएगा कि मतलब कोई चीज हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, उसको जमाया जाए तो वो क्या बोलता है? हिमांक बोलता है। मतलब आपका लिक्विड है, वाटर है, वाटर अगर आपका किसमें, आपका आइस में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब वो हिमांक को गेन कर रहा होगा। मतलब आपका द्रव बर्फ में परिवर्तित हुआ तो एक शब्द में बोलेंगे क्या हुआ? जम गया। तो जो जमने की प्रॉपर्टी होती है किसको? हिमांक की बात होगी। अब उसी के बेस में हम आगे आगे चलते हैं तो आगे की क्या बात होगी इसको देखेंगे। देखिए डिफिनेशन पहले क्लियर करेंगे। तो डिफिनेशन के बारे में बात अगर करते हैं तो बोला जाएगा कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है, किसी द्रव का हिमांक वह ताप होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस प्रवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ जाए। ठोस अवस्था की वाष्प अवस्था की किसे? प्रवस्था के बराबर आ जाए। फिर से देखिएगा एक बार, हमने कहा क्या कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है। देखिए ताप के बारे में बात किया गया, वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब, द्रव का वाष्प दाब, यहां पे आपको चकित नहीं होना, आश्चर्य नहीं होना, यहां भी वाष्प दाब की ही बात होगी। जैसे आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बात की है, ऐसे यहां भी इसी के बारे में बात होगी। तो कहा जाएगा कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। मार्क करिएगा इस लाइन को कि द्रव का वाष्प दाब किसके? आपके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाना। तो क्या कहलाएगा ये आपको? हिमांक का अवनमन कहलाएगा। दूसरी लाइन अगर हम सुनते हैं तो बोलेंगे कि किसी विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए, जैसा कि मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में बताया आपको कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए तो उसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। उसका वाष्प दाब कम हो जाता है जिसके फलस्वरूप हिमांक उत्पन्न हो जाएगा। या ऐसे कहेंगे कि किसी भी लायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाएगा तो उसका वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाएगा जिसके फलस्वरूप हिमांक कम होता है। अब आगे हम चलते हैं, इसको कैसे समझेंगे। जैसे हमने कहा इस लाइन को आपको पहले बेस मानना है कि किसी द्रव का हिमांक वह ताप है जिस पर कोई द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर आ जाए। मान लिया गया कि जैसे हमने आपको बताया, जैसे मैंने एलिवेशन के ग्राफ को आपके उसकी काटी मान के चलना है, तो इसे हमने कहा कि यह किसी पदार्थ की ठोस अवस्था है। ठोस अवस्था है, बात समझिएगा। मतलब ये आपकी ठोस अवस्था की बात होगी। हमने कहा कि कोई आपका विलायक, कोई आपका क्या है? विलायक। तो विलायक जैसे मान लिया यहां की ओर है और ये आपकी जो अवस्था है, मतलब इस अवस्था को अगर गेन करेगा तो आपका जो विलायक होगा वो जमना प्रारंभ कर जाएगा। तो मैंने बताया कि जो ये आपकी अवस्था होगी ये किसी विलायक की अवस्था है। किसकी अवस्था है? विलायक की अवस्था। अब विलायक की अवस्था की अगर बात की गई तो हमने माना किसको? लिक्विड को। लिक्विड में जैसे मान लिया जल को, H2O को माना गया। किसको माना गया? H2O को मान लिया गया। अब जब H2O की बात करिए तो कहा गया कि अगर हिमांक में अवनमन प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा कि जो इसकी वाष्प अवस्था होगी, जो विलायक की वाष्प अवस्था होगी वो किसके? आपके ठोस की वाष्प अवस्था से क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। मतलब वहां तक जब आएगा तभी आपके हिमांक में अवनमन पूर्ण रूप से मालूम पड़ेगा। तो हमने कहा कि अगर शुद्ध वाटर है तो मैंने इसको बताया कि यहां तक आने के लिए, यहां तक नीचे तक आने के लिए, मतलब आपके विलायक के वाष्प दाब को आपके ठोस अवस्था जिस अवस्था में आना है वहां तक आने के लिए मान लिया गया कि जो टेंपरेचर दिया गया वो कुछ ऐसे करके दिया गया, TF0 दिया गया। क्या दिया गया? TF0, या इसी को आपने अपने नोट्स में लिखा होगा TF डैश भी लिखा होगा। तो हम आपके नोट्स की कार्डिंग चलते हैं तो यहां पे लिख दिया क्या? TF डैश लिख दिया। क्या लिख दिया गया? TF डैश लिख दिया गया। अब यहां पे देखिए TF डैश अगर लिख दिया गया तो कहा गया कि अब
टीएफ क्या होगा? आप बताएंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जिस टेंपरेचर वो क्या करे, फ्रीज कर जाए, तो उसको बोले फ्रीजिंग पॉइंट बोला जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका कि टेंपरेचर ऑफ फ्रीजिंग, मतलब जो फ्रीजिंग का क्या है टेंपरेचर होगा उसकी बात होगी। अगर वो यहां तक आ रहा है तो क्या हो जाएगा आपका, फ्रीज हो जाएगा। फिर हमने बात किया कि इसी वाटर में हमने NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया? NaCl। अब जब NaCl इसमें डाल दिया गया तो जो इसकी वाष्प की अवस्था यहां पर थी वही वाष्प की अवस्था थोड़ी सी डिक्रीज करेगी, डिक्रीज करने के बाद कम हो जाएगा, और जो कम होगी तो कहीं ना कहीं जो वाष्प की अवस्था आएगी वो यहां पर आ जाएगी। जैसा कि आपको अगर एज ए कॉन्सेप्ट समझना है तो एज ए कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में कि जैसे शुद्ध विलायक के वाष्प दाब की बात की गई तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब आपके मैक्सिमम होगा। कितना होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है, वाटर है, वाटर की मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हमने टेंपरेचर दिया, उसने क्या किया, आपका क्वथन या क्वथनांक की क्रिया को उसने प्रारंभ कर दिया। अब क्या किया गया है कि वाटर में हमने क्या डाल दिया, ठोस NaCl डाल दिया। अब ठोस NaCl डाल दिया तो ये एज ए सोल्यूशन काम करेगा, मतलब H2O प्लस आपका क्या हो गया यहां पे NaCl हो गया, और जैसे वाटर प्लस NaCl मिला के एक सोल्यूशन फॉर्म किया गया तो तुरंत इसके वेपर फेज में क्या हो गई, कुछ ना कुछ कमी आ गई। अब जब वेपर फेज में जब कुछ ना कुछ कमी हो गई तो भैया एक चीज समझ लीजिएगा कि वेपर फेज में कमी होने का मतलब ये हो गया, वेपर प्रेशर में कमी होने का ये मतलब हो गया कि जो हिमांक का अवनमन है उसके लिए वे फेवरेबल कंडीशन है, मतलब हमको थोड़े से में क्या करना है, इसको जमा देना है। तो अब क्या होगा कि इसके लिए अगर आता है तो यहां की बात की गई किसके लिए, TF की बात की गई। किसकी बात की गई? TF की बात की गई। तो देखिएगा कुछ ना कुछ इसमें कमी हो रही है, इतने की कमी आपकी आ गई। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है इसी को हम किससे, डेल्टा TF से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा TF से रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए ग्राफ में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का अपने लेक्चर देखा है तो बिल्कुल ग्राफ उसी के बेस पे चल रहा है। बस उसमें क्या किया गया, उसमें हर चीज को बढ़ाई गई है, इसमें हर चीज को क्या किया है, कम कर दिया गया। बस आपको इतने में समझ के रखना है। तो कहा क्या गया कि जो दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब ये विलायक वाला स्टेज है तो ये कौन सा है, विलेन वाला स्टेज। अरे आपको पता है, कंफ्यूज नहीं होना है। कहा गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम जा रहा है कब, जब वो अपने शुद्ध अवस्था में, और जैसे उसने विलेन बना लिया, विलेन फॉर्म किया होगा तो अगर क्या बना होगा, NaCl पर H2O डाल दिया, और जैसे NaCl उसकी तली में जाके बैठ गया तो उसने क्या किया, टेंपरेचर को गेन करना स्टार्ट कर दिया। और जब टेंपरेचर को गेन करना स्टार्ट कर देगा तो उसका जो वेपर प्रेशर हो जाएगा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसके जो वेपर प्रेशर में क्या हो, धीरे धीरे कमी आ जाएगी। तो कहा गया है कि सोल्यूशन को उसके ठोस अवस्था में परिवर्तित करने के लिए उसके विलेन के ठोस, विलेन की जो अवस्था होती है, विलेन का जो वाष्प दाब होता है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब में आसानी से बराबर लाया जा सकता है, क्योंकि यहां पे वेपर प्रेशर मिनिमम की ओर है, जबकि यहां पे वेपर प्रेशर की बात करेंगे तो कहां पे, मैक्सिमम की ओर है। अब आपको नेक्स्ट लाइन आपको बताना प्रारंभ करेंगे कि लिखा है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए, किसी भी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ डाल दिया जाए तो उसके वाष्प दाब में कमी आ जाएगी। बिल्कुल सत्य बात है कि जब किसी विलायक में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ डाला गया तो जैसे ही पहले तो आपका विलायक रहा, विलायक में हमने मान लिया क्या कि ये आपका वाटर है, क्या है आपका ये वाटर। तो वाटर में बताया गया कि आपका जो वेपर वाष्प दाब है वो मैक्सिमम की ओर जा रहा है, लेकिन जैसे मैंने इसमें क्या किया कि कोई पदार्थ जस्ट लाइक आपने NaCl डाल दिया, और NaCl एज किसका काम करेगा, सोल्यूट का कार्य करेगा, और NaCl और प्लस क्या मिलेगा, H2O, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, सोल्यूशन फॉर्म कर देंगे। और जब ये सोल्यूशन बन जाएगा भैया तो सोल्यूशन जो बनेगा उसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। यहीं पे कही गई किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ अगर डाल दिया जाए या वाष्पशील पदार्थ घोलने पर उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप हिमांक कम हो जाएगा। ये इसके फलस्वरूप हिमांक कम होता है। तो आपको ये लाइन को समझ के रखनी है कि यहां पे हिमांक को गेन करने के लिए या हिमांक को प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा मेहनत करेंगे तुरंत हमको क्या पड़ेगा, अवनमन प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जबकि इसके लिए हमको टेंपरेचर क्या करना पड़ेगा, ज्यादा आपको एनालाइज करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही होगी, बिल्कुल कंफ्यूजन का कोई यहां पे कोई पॉइंट नहीं होगा कि यहां पे इसको यहां तक लाने के लिए इसकी अपेक्षा ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, और इसको इधर की ओर आने के लिए वर्क हमको कम करना पड़ेगा। ग्राफ के कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है। इसी ग्राफ में हम अगर क्वथनांक की ओर गए थे तो क्वथनांक में बताया गया था कि हम धीरे धीरे वृद्धि करेंगे, और वाष्प दाब कहीं वायुमंडलीय दाब का कहीं ना यहां पर था, जो मतलब आपकी वायुमंडलीय दाब जो थी वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम की ओर थी। तो पहले इसको यहां पर ले गए थे तो बताया गया कि हमको अगर यहां पर जाएंगे तो इसका एलिवेशन बढ़ जाएगा, इसको बढ़ाने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगा, विलेन को बढ़ाने की ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जस्ट रिवर्स,
इसमें क्या करना है, इसको बढ़ाने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा और इसको बढ़ाने के लिए कम मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हुआ, आपका एज ए सोल्यूशन बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम अगर आगे तो देखिएगा क्या बताया जाता है कि वाष्प दाब के अवनमन या वाष्प दाब अवनमन के कारण, वाष्प दाब अवनमन का मतलब कि वाष्प दाब में कमी के कारण, शब्द को तोड़िएगा, वाष्प दाब में कमी के कारण विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से नीचे होता है। बात समझिएगा कि विलयन का हिमांक शुद्ध विलायक से नीचे होता है, मतलब जो विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम है किससे, शुद्ध विलायक से। और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, आपके शुद्ध विलायक के बीच का डिफरेंस और आपके विलयन के बीच जो आपको क्वथनांक का अवनमन होगा उसके बीच का जो डिफरेंस होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, हिमांक का अंतर कहलाएगा। जो हिमांक का जो अंतर होता है यही आपका क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन। और हिमांक के अवनमन को किससे प्रदर्शित करते हैं, हम डेल्टा टीएफ से व्यक्त करते हैं। किसे व्यक्त करते हैं, डेल्टा टीएफ से। अब देखिए सब कुछ आपको क्लियर दिखाई देगा इसमें। हमने कहा कि डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ डैश माइनस टीएफ, या यहां पे आप टीएफ नॉट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जहां पे मैंने टीएफ डैश लिखवाया क्योंकि हमने आपको जो पीडीएफ भेजा है उसमें टीएफ डैश लिखवाया है, तो टीएफ डैश मैंने टीएफ डैश को मैं बेस मान के चल रहा हूं। जैसे ये स्टैंडर्ड वैल्यू है, शुद्ध विलायक आपका स्टैंडर्ड, तो चाहे आप डेल्टा टीएफ डैश लिखें या यहीं पे आप टीएफ नॉट भी लगा सकते हैं। ऐसे यहां भी टीएफ डैश भी लिख सकते हो, टीएफ नॉट लगा सकते हैं, और जो ये वाला पॉइंट हो गया तो आपका सोल्यूशन का हो ही जाएगा। अब देखिए एक्सपेरिमेंटली आपको समझना है कि लिखा है डेल्टा टीएफ माइनस टीएफ, तो डेल्टा टीएफ माइनस टीएफ कैसे, देखो यहां पे बात किसकी की गई, जो आपका टीएफ है ये विलायक, ये आपका क्या है, विलायक है, और जो इधर की बात की गई ये क्या है, विलयन। क्या क्या इधर विलयन हो गया, तो कहा गया किसके किसके बीच का अंतर, कहा भैया कि शुद्ध विलायक और किसके, माइनस विलयन, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस, मतलब यहां पे क्या दोनों के बीच का डिफरेंस, ये आपका क्या कहला बताया गया, डेल्टा टीएफ की बात की गई। किसकी बात की गई है, डेल्टा टीएफ की बात की गई। तो शुद्ध विलायक का मतलब क्या हो जाएगा, अब यहां पे अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे क्या, लिखा जाएगा यहां पे कि टीएफ डैश शुद्ध विलायक में अवनमन, शुद्ध विलायक में अवनमन को व्यक्त करेगा। जबकि हम बात करेंगे टीएफ की तो ये क्या हो जाएगा, विलयन में अवनमन को व्यक्त करेगा। इसको व्यक्त करेगा, विलयन में अवनमन को व्यक्त करेगा। और जो आपका डेल्टा टीएफ होगा यही क्या होगा, ये हिमांक का अंतर हुआ तो इसको कहेंगे हिमांक का अवनमन। क्या बोलेंगे इसको, हिमांक का अवनमन बोला जाएगा। तो आपको आशा है कि इतना आपको भी पॉइंट समझ में आया होगा कि आप कैसे बताएंगे, आपको रटना नहीं, इसमें आपको सिर्फ समझ के पढ़ना है कि जैसे इसमें बताया गया कि इसको हम क्या करेंगे, शुद्ध वाटर का फेज है तो उसमें वेपर प्रेशर मैक्सिमम, उसको क्या करना है कि हमको अगर जमाना है उसको आपके लिए क्या कहते हैं डिप्रेशन करना है, तो टेम्परेचर ज्यादा एनालाइज करना पड़ेगा। फिर दूसरी बात करेंगे हम सोल्यूशन के बारे में, तो सोल्यूशन में क्या क्या, पहले H2O में NaCl डाल दिया, सोल्यूशन फॉर्म हो गया। और जैसे सोल्यूशन फॉर्म होगा तो सोल्यूशन का जो फॉर्म है वो आपकी क्या कहते हैं, जो ठोस अवस्था है उसकी कहीं ना कहीं बराबरी में आ रहा है। बराबरी का मतलब होगा कि मतलब ज्यादा उसको एनालाइज नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा सा ताप देंगे और तुरंत वो क्या करेगा, अपने आप को गेन कर लेगा। तो समझना इसे, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही डेल्टा टीएफ हो जाएगा। तो आपको ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको एक इस वाले लाइन को फिर से समझाने का देखिए प्रयास करेंगे। कैसे, कहा गया कि किसी द्रव का ताप घटाने से, किसी द्रव का ताप अगर हम घटा देंगे तो उसका वाष्प दाब घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया है तो टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब क्या है कि वाष्प दाब बढ़ना चाहिए, लेकिन यहां पे टेम्परेचर को हम क्या करें, घटा रहे हैं। तो टेम्परेचर को घटाएंगे तो क्या होगा कि वाष्प दाब में धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फिर कह रहा है कि जबकि किसी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाएगा अगर वो, तो वही चीज क्या हो जाएगी, जमने लगेगी। बिल्कुल सही बात कही गई कि किसी द्रव का ताप घटाने से उसका वाष्प दाब घट जाएगा, उसका वाष्प दाब घट जाएगा। और जैसे क्या लिखा, और जब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब की, देखिए वही लाइन बताई गई कि जब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर जिस वस्तु को हमने ताप घटाया अगर आ जाएगा तो वह वस्तु धीरे धीरे क्या हो जाएगी, जमना शुरू कर जाएगी। क्या हो जाएगी, जमना शुरू कर जाएगी। और जमने की जो प्रक्रिया होती है वही आपका क्या होता है, हिमांक होता है।
बात समझ में आई होगी। जो जमने की प्रक्रिया हो रही है वही हिमांक होता है। और जैसे ही दोनों का टेम्परेचर बराबर हुआ, जहां पे ठोस अवस्था का जो आपका टेम्परेचर है और जो वस्तु आपकी उस ठोस अवस्था के कहां पे एनालाइजेशन में आ रही होगी, जो दोनों का अवस्था आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, वहीं पे हिमांक का अवनमन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। आपको बिल्कुल क्लियर इसमें समझना है कि जैसे जिस वस्तु के रिस्पेक्ट में बात करें, चाहे विलय के बारे में बात करें, चाहे विलायक के बारे में बात करें, किसी भी बारे में अगर बात करें, सॉरी विलायक के विलयन के बारे में बात कर रहे होंगे, तो जो भी आपके इस स्टेज को गेन कर रहा होगा या जिस टेंपरेचर पे इस स्टेज को गेन कर रहा होगा, वही आपका क्या होगा, हिमांक का अवनमन हो जाएगा। तो ऐसा आपको ये समझ में आया होगा। इसी पे हम चलते हैं, एक छोटा सा ग्राफ है, और उस ग्राफ को अगर हम बताना शुरू करेंगे, अगर ये देखिए, देख लीजिएगा, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो इसी ग्राफ को आगे से अगर समझना है हमको, तो ग्राफ में क्या बताया जाएगा आपको कि जैसे हम टेंपरेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में चलना शुरू किए, किसके रिस्पेक्ट में, टेंपरेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में। तो टेंपरेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में अगर हम चलना शुरू किए हैं, तो जैसे मान लिया गया कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। हमने कहा कि मैंने यहां पे दाब एनालाइज किया है और यहां पे मैंने ताप को एनालाइज किया। किसको एनालाइज किया गया है, ताप को। अब इसी पे अगर हम चलेंगे आगे, तो कहा गया कि कोई ठोस विलायक है। क्या है, ठोस विलायक। मान लीजिए कि ठोस विलायक की कोई कंडीशन वो कुछ ऐसे रही होगी, तो यहां पे आपका एक ठोस विलायक है, ठोस विलायक। अब भैया देखना कि ये प्रेशर की को इंडिकेट कर रहा है किसको इंडिकेट कर रहा है, प्रेशर को, और ये टेंपरेचर को इंडिकेट कर रहा है। तो इसकी रिस्पेक्ट में ये थोड़ा छोटा हो गया, और थोड़ा बड़ा लीजिए। हमने कहा कि ठोस विलायक है, ठोस विलायक। यहां पे कोई विलायक जैसे मान लिया गया, ये आपका पॉइंट है, और इसको थोड़ा इधर लेते हैं, ये वाला पॉइंट है। और इस पॉइंट से क्या किए कि हमने प्रेशर को डिक्रीज करना शुरू किया। देखिएगा, प्रेशर को डिक्रीज किया गया और टेंपरेचर को डिक्रीज करना शुरू किया। तो प्रेशर को डिक्रीज किया और टेंपरेचर को डिक्रीज किया, तो उसका कुछ ग्राफ जो कुछ ऐसे करके बनेगा। देखिएगा, यहां तक ऐसे आ रहा है, बात समझिएगा। तो जिस पॉइंट पे ये पहुंच जा रहा है, मतलब यहां पे हम किसको डिक्रीज कर रहे हैं, आप प्रेशर को भी डिक्रीज कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टेंपरेचर के। तो जब दोनों एक साथ इधर से और इधर से दोनों डिक्रीज हो रहा होगा, तो जिस पॉइंट पे ये निकल के आएगा भैया, जिस पॉइंट पे ये आपका निकल के आ रहा होगा, यही आपका क्या होगा, टी एफ डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ये टी एफ डैश। मतलब यहां पे फ्रीजिंग आपको गेन करना स्टार्ट कर जाएगी। मतलब आप यहां पे अपनी अवस्था में परिवर्तन देखना प्रारंभ कर देंगे। कहां पे, इस वाली प्रॉपर्टी में। बात समझ में आई? क्योंकि हमने किसकी बात की है, हमने बात किया कि इसका शुद्ध विलायक का। किसकी बात की गई यहां पे, शुद्ध विलायक की। और शुद्ध विलायक का मतलब कि टी एफ डैश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, टी एफ डैश के बारे में बात हो रही है। फिर मैंने कहा कि यहीं पे कहीं छोटे से एक पॉइंट पे आपका विलयन एग्जिस्ट कर रहा होगा। ठीक, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, विलयन। तो विलयन की अगर हम बारे में बात की, तो विलयन धीरे धीरे टेंपरेचर भी घटेगा, प्रेशर भी घटेगा, और टेंपरेचर प्रेशर के अगर रिस्पेक्ट में अगर वो घट रहा होगा, तो कहीं ना कहीं इधर की ओर आएगा। कहां पे आएगा, इधर की ओर आएगा, इधर आ रहा होगा। फिर से देख लीजिए, थोड़ा क्लियर बनना चाहिए। यहां पे ये आपका पॉइंट है, तो अगर इसने डिक्रीज करना स्टार्ट किया तो कहीं यहां पर आया। ठीक है, तो और नीचे हो गया है, लेकिन आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाला, ये, तो ये आपका क्या हुआ, विलायक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलयन के बारे में बात होगी। किसके बारे में बात होगी, विलयन के बारे में बात होगी। तो यहां पे हमने कहा क्या, ये एनालाइज करेगा टीएफ डैश को, तो ये एनालाइज करेगा किसको, टीएफ को एनालाइज करेगा। अब देखिएगा कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा, वही डेल्टा टीएफ होगा। वही क्या होगा, डेल्टा टीएफ होगा। और डेल्टा टीएफ अगर लिखा हुआ है, तो जो ये वाला पॉइंट आपका निकल के आ रहा है, ये वाला पॉइंट जो निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा टीएफ डैश, ये हो जाएगा टीएफ डैश, सॉरी, ये टीएफ हो जाएगा, तो ये टीएफ डैश। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकल के आ रहा है, वही क्या हो जाएगा, डेल्टा टीएफ हो जाएगा। देखिएगा, ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है।
कि हमने क्या किया, शुद्ध विलायक रखा तो शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर मैक्सिमम, तो मैक्सिमम से उसको नीचे लाने के लिए हमको ज्यादा टेंपरेचर देना पड़ेगा। ऐसे टेंपरेचर देने का मतलब है टेंपरेचर में कमी करना पड़ेगा। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होता है, मतलब टेंपरेचर में हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीजिंग पॉइंट लेके जा रहे हैं, क्योंकि विलयन को उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्या हो जाएगा और धीरे धीरे अपने आप, क्योंकि वो तो आपके ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर कहीं ना कहीं है ही है, उसको थोड़ा कम मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन भाई विलायक को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, इस ग्राफ को भी आपको समझना है कि हमने दोनों को क्या किया, इसको एनालाइज करने के लिए प्रेशर की बात की कि प्रेशर भी धीरे धीरे घट रहा है, प्रेशर धीरे धीरे क्या कर रहा है, घट रहा है, टेंपरेचर भी धीरे धीरे घटेगा, जब दोनों घटेगा तभी आपका पॉइंट क्लियर होना है। अब आगे हम चलते हैं इसी पे, तो हम अगर बात करेंगे यहां पे, तो बात क्या होगी कि जैसे बताया गया पदार्थ के बारे में, किसके बारे में बताएंगे हम, पदार्थ के बारे में बताएंगे। तो कहा गया कि एक इसकी परिभाषा निकल के सीधी सीधी आई, क्या कि हमने जो पढ़ा अभी तक, हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा क्या कि TF बराबर TF डैश माइनस TF, ये मैंने फार्मूला पढ़ा। अब देखिएगा जो ग्राफ हमने बनाया उस ग्राफ में इसकी बात की गई है, तो अब कैसे बताएंगे, कहा जाएगा कि जो डेल्टा TF होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मोलैलिटी के। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हो जाएगा कि अगर किसी पदार्थ के हिमांक में कमी की जा रही, किसी पदार्थ के हिमांक में कमी की जा रही, तो वह उसके भार या उसके विलेय के भार पर डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि जब आप इसका फार्मूला खोलेंगे तो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू WA इंटू 1000 अपॉन MA इंटू WB, ये आपके बारे में बात हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली विलेयता को प्रभावित करेगा और कहीं ना कहीं जाके किसको, WA, तो WA का मतलब हो गया कि भार, विलेय का भार, तो विलेय के भार की टेंडेंसी यहां पे फॉलो होना शुरू हो जाएगी। इसी फार्मूला को थोड़ा सा और एक्सपेंशन कर रहे हैं, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो जो हमने लिखा है कि डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी के है, किसके है, मोलैलिटी के है। तो अब यहां पे लिखा जाएगा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF। अब KF का मतलब हो जाएगा कि ये एक स्थिरांक को रिप्रेजेंट करेगा, जिसे हम कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक, KF बराबर इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। ये एक प्रकार की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था हिमांक का अवनमन, और हिमांक के अवनमन में एक फार्मूला आपका निकल के आएगा कि डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। अब पूछा जाएगा कि KF क्या है, तो KF को यहां पे आप सीधे बताइए कि KF आपका क्या हो जाएगा। इसको हम अगर बोलते हैं तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोलल अवनमन स्थिरांक। और इसी में अगर K की अगर बात की जाएगी तो K की परिभाषा सीधे निकल के आती है, जिसमें कहां पे देखिए लिखा हुआ है कि ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक। क्या लिखा है यहां पे, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक के बारे में बात हुई। तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक अगर हम बताते हैं तो बोलेंगे कि 100 ग्राम विलायक में उपस्थित या 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील पदार्थ को घोल दिया जाए, 100 ग्राम विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया जाए, पदार्थ के साथ विद्युत अनपघट्य हो, तो परिभाषा क्या क्लियर होगी कि 100 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर, कितना, 1 मोल घोलने पर जो हिमांक में कमी होती है, जो हिमांक में कमी होती है, वही उस विलायक का क्या कहलाएगा, मोलल उन्नयन स्थिरांक, सॉरी मोलल अवनमन स्थिरांक कहलाएगा। या उसको और रिप्रेजेंट करेंगे तो बोलेंगे कि ग्राम अणुक उन्नयन अवनमन स्थिरांक, ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक बोलेंगे। तो ग्राम अणुक अवनमन स्थिरांक जो होगा वो K को रिप्रेजेंट करेगा। अगर हम वहीं पे KF लगा देंगे तो वो हो जाएगा मोलल अवनमन स्थिरांक। अगर वहीं पे हम K भी लगा देंगे तो वहां पे बोल देंगे, क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। बस डिफरेंस इतना है कि जहां पे विलायक में क्या अवनमन होता है वहां पे उसके क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, और यहां पे क्या होता है, अवनमन हो रहा होता है। डिफरेंस सिर्फ छोटा सा है, जहां पे हिमांक का अवनमन है वहां पे क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, फिर वही विलायक का ग्राम उन्नयन अवनमन स्थिरांक या उन्नयन स्थिरांक रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां पे K की अगर बात करेंगे तो क्या आपके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, हिमांक का अवनमन स्थिरांक होगा, ये अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक होगा। अब आगे चलते हैं, तो आगे अगर हम बात करेंगे तो बताएंगे कि WA क्या है,
तो डब्ल्यू बताइएगा कि विलेय का भार, डब्ल्यू ए विलेय का भार। फिर एम में जो बताएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार होगा। फिर डब्ल्यू भी आपको पता ही है क्योंकि आपको मैंने मोलैलिटी अच्छे से पढ़ाई है, विलायक का भार होगा। और फिर हम बात करेंगे किसकी, डेल्टा टीएफ की। तो डेल्टा टीएफ की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, हिमांक का अवनमन होगा, हिमांक का अवनमन हो जाएगा। अब देखिएगा इसी के हम नेक्स्ट एप्लीकेशन में अगर बात करेंगे तो हमको करना क्या है कि इसी में क्या किया जाता है कि हम हिमांक के अवनमन की सहायता से हम उसके अणुभार की गणना करते हैं, या किसी आवासशील पदार्थ के अणुभार की गणना करते हैं, किसी आवासशील पदार्थ के अणुभार की गणना की जाती है। और अवनमन की अगर अणुभार की बात की जाएगी तो उसी में जैसे हमने बताया कि एक क्वेश्चन जैसे आपको लगाना है तो पहले तो कॉन्सेप्ट देखा जाएगा। तो कॉन्सेप्ट अगर आपको आना है तो लिखा जाएगा कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, आपने अभी भी पढ़ा। और कहा गया कि इसी फार्मूले को थोड़ा एक्सपेंड किया गया, तो डेल्टा टीएफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान एम ए इंटू डब्ल्यू बी। देखिए दोनों फार्मूला एक ही जैसे, यहां इस फार्मूला को सिर्फ पक्षांतर करना है बस। इन दोनों को अगर फार्मूले को पक्षांतर करना आ जाएगा तो हम उसमें 2-3 डेराइव निकाल सकते हैं। हमको ज्ञात क्या करना है, हमको अगर क्या करना है कि आवासशील विलेय का मतलब कोई पदार्थ की बात करेगा तो आवासशील विलेय का अणुभार। तो अणुभार की अगर गणना करनी भैया तो सीधे सीधे फार्मूला यही आपको मेंशन करेगा, ये वाला। और इसमें क्या करना है कि जो आपका अणुभार है इसी को हमको पक्षांतर करवा देना है। तो जो पक्षांतर करेंगे तो फार्मूला बनेगा क्या, एम ए इंटू डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू बी, और किसके के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। तो हमको निकालना क्या है, अणुभार की गणना करनी है। तो यहां पे लिखेंगे एम ए बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपान डब्ल्यू बी इंटू डेल्टा टी एफ। ये आपका क्या हो गया फार्मूला, जिससे आप क्या निकाल सकते हैं, किसी नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। किसी नॉन क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट का आपको क्या ना सोल्यूट का आप वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की अगर बात की गई तो लिखा गया इसमें कि 10.8 ग्राम ग्लूकोज, क्या लिखा जाएगा यहां पे, लिखा जाएगा क्वेश्चन जैसे लिखा है कि एक क्वेश्चन में आपको हम ऐसे एक्सपेरिमेंटली समझा रहे हैं कि एक कोई कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या किया गया है, आपको ग्लूकोज डाला गया। क्या डाला गया है, ग्लूकोज डाल दिया गया। तो ग्लूकोज कितना डालना है, ये कहने में ग्लूकोज डाला गया 10.8 ग्राम, C6H12O6 डाला गया। फिर कह रहे हैं कितने ग्राम में, कह 240 ग्राम जल में, 240 ग्राम वाटर में डाल दिया गया है। फिर कह रहे हैं ये कि जिसकी वजह से जो क्वथनांक, जो आपकी हिमांक के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, हिमांक के बारे में बात हो रही है। हिमांक का कह रहा है कि 0.13 डिग्री सेल्सियस की कमी हो रही है, 0.13 डिग्री सेल्सियस की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है आपको, कह रहा है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना करिए। मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना करनी है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक की अगर गणना करवानी तो बात सीधे कह रहा है किसके बारे में, केएफ के बारे में कह रहा है। और यहां पे आपको केएफ के फार्मूले में ये रखा हुआ है, देखे होंगे आपको, देखिए केएफ का फार्मूला यहां पे रखा हुआ है। तो मोलल अवनमन स्थिरांक ज्ञात करना है तो जो आपका 10.8 ग्राम जो ग्लूकोज है ये एज ए सोल्यूट काम करेगा, और जो आपका 240 ग्राम ऑफ वाटर है ये किसका काम करेगा, सॉल्वेंट का कार्य करेगा। तो यहां पे हम इसकी बात करेंगे तो ये आपका WB, ये आपका WA होगा। और हम बात किसी करेंगे, कमी हो रही है तो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हो जाएगा।
कमी हो रही है। कमी होने का मतलब क्या है, घट रहा है, तो डेल्टा TF ये हो जाएगा। और फिर आपको रखना क्या है इसमें, मॉलिक्यूलर वेट रखना है। तो सीधे सीधे आप फार्मूला अगर लगाएंगे तो लिखेंगे क्या, क्या निकलना है, KF। तो यहां पे डेल्टा TF बराबर KF इंटू WA इंटू 1000 अपान MA इंटू WB। अब देखिएगा थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, हम पक्षांतर करेंगे तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा क्या, KF इंटू WA इंटू 1000 इक्वल टू डेल्टा TF इंटू MA इंटू WB। इसको रोक लीजिए, बाकी ऐसा पक्षांतर कर दीजिए। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि KF बराबर डेल्टा TF इंटू MA इंटू WB अपान WA इंटू 1000। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को आप रख के आप फॉर्मूले पे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे 0.13 इंटू MA का मान कितना दिया गया, 10.8, WB का मान 240 अपान WA का, सॉरी यहां पे आप क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट अगर आप किसका निकालते हैं, ग्लूकोज का, तो निकाल लीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, आप इसका अगर निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट तो कितना आएगा, इसको मॉलिक्यूलर वेट आप रखेंगे अप्रोक्सीमेटली 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। तो यहां पे लिख दीजिएगा 180 इंटू 240 और WA का मान 10.8 इंटू कितना, 1000। आप यहां पे K का मान निकाल सकते हैं। जो मान आएगा वो केल्विन केजी पर मोल में आएगा। किसमें आएगा, केल्विन केजी पर मोल में आएगा। आप इसको निकालिएगा और आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसको क्वेश्चन का सॉल्यूशन रखिएगा। आगे की वीडियो में हम आपको वांट ऑफ फैक्टर बताएंगे, जो आपके सॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक होगा। आप इस क्वेश्चन को लगाइएगा और इसको सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करिएगा। थैंक यू।